जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9th के दूसरे चैप्टर जो हैं उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ बोर्ड सॉल्यूशन सहित आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, अच्छा उससे पहले आप सबों को बताना चाहूंगा कि जो आज का आपका चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब इसका सीधा सा होता है कि क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं। आपने कल के सेशन में क्या डिस्कस करा था, तो हमारे चारों ओर के पदार्थ को डिस्कस करा था और आपने देखा था कि आपके चारों ओर पदार्थ सामान्यतः लोकप्रिय अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में देखने को मिलती है। हालांकि आपका चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था भी होता है पदार्थ की, जिसमें हम लोग चतुर्थ अवस्था के रूप में प्लाज्मा को देखते हैं और हम लोग पंचम अवस्था के रूप में बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को देखते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो उसी से रिलेटेड है कि क्या जो हम लोग अपने चारों तरफ पदार्थ को देखते हैं वो शुद्ध है। और मेरे मित्र, इस चैप्टर में बेसिकली आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पे ही क्या करना है, डिस्कस करना है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बहुत सारे मित्रों का लगातार कमेंट था कि गुरुजी आपके बैच पे दिवाली ऑफर कब से आ रही है। तो ये ऑफर आपका कल से चल रहा है और ध्यान दीजिएगा कि इस ऑफर में आप एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच और एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में इनरोल हो सकते हैं और जो आपका ऑफर फी है वो आप सबों को विजिबल हो रहा होगा। और ये क्लासेज जो है आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन मन में है तो आप हमारे नंबर 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, आप सबों के सामने आप सभी देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है आपका ऑप्शन कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। तीसरा है शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। और चौथा है आपका कि निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पदार्थ को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ के लिए जो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला है शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। दूसरा है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। तीसरा है कि शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। चौथा है निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थ को दृष्टांतित किया जा सकता है, मतलब निकेल को छोड़ करके बाकी सभी तत्व जो हैं वो शुद्ध पदार्थ है। तो मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये शुद्ध पदार्थ और जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या है। और जब तक आपको इसका कंसेप्ट मालूम नहीं रहेगा, अगर हम आंसर टिक कर भी देते हैं तो आप लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा, रटंत विद्या के समान हो जाएगा। और मेरे मित्र, रटंत विद्या कितना देर तक चलेगा आप सबों को मालूम है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस की, और इसी क्वेश्चन के साथ आपको इस चैप्टर की भूमिका भी पता चल जाएगी कि आपको इस चैप्टर में रिवीजन क्या करना है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं पदार्थ की, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी चीज पदार्थ होगा तो उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि द्रव्यमान होगा, यानी कि मास होगा, और हमको मालूम है हवा भी जगह छेकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पदार्थ है
तो वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि जगह छेकेगा। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप किसी भी पदार्थ को खिसकाएंगे तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि वैसा कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और साथ ही साथ जगह छेकता हो, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ की एक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की एक बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाती है कि इसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि कोई भी चीज जिसमें मास हो और साथ ही साथ क्या हो, तो सर स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह छेके, क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर पदार्थ कहलाएगा। खिसकाने पे प्रतिरोध उत्पन्न होगा, कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। नो द पॉइंट इज दैट, सर हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है। अगर हम इसके 5 स्टेट की बात करें, 5 अवस्था की बात करें, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और क्या होता है, आप कहते हो गैस होता है, फिर प्लाज्मा होता है, और फिर क्या होता है, तो आप कहते हो गुरुजी बीईसी होता है। ये जो पदार्थ की 5 अवस्था है ये अलग चीज है, ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके चारों तरफ के जो पदार्थ है बेसिकली वो आपको किस रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कहेंगे या तो ठोस में मिलेगा, या फिर पानी जैसा द्रव में मिलेगा, या फिर हमको हवा जैसा गैस में मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर इसमें हम शुद्ध और अशुद्ध को कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं, जब हम लोग पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं तो बेसिकली इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग। कितने कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ। पहला क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अशुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मेरे मित्र शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का यहाँ पे आशय क्या है, तो आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अपने घर के लिए दूध खरीदा होगा, घी खरीदा होगा। तो जब आप दूध और घी जैसे पदार्थ को खरीदने जाते हैं तो आपको घर से ये हिदायत मिलती है कि मार्केट में जाकर के शुद्ध घी ही लाना या फिर शुद्ध दूध ही लाना। मतलब क्या हुआ कि शुद्ध घी में घी के अलावे डालडा के कण ना हो, यानी कि घी में कोई और पदार्थ आपका मिश्रित ना हो, और शुद्ध दूध में मतलब सिर्फ और सिर्फ दूध के ही कण हो, पानी के कण नहीं हो। मतलब शुद्ध पदार्थ जो होंगे वे क्या होंगे, तो सर एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होंगे। और अगर वो अशुद्ध है तो उसमें विभिन्न तरह के कण होंगे। तो काम तो तमाम है आपका। क्या कहिएगा कि जो शुद्ध पदार्थ होगा इसमें क्या होगा, आप सभी याद रखना कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से बने होंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होंगे, एक ही प्रकार के कण से बने होंगे, एक ही प्रकार के कण से बने होंगे। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ होंगे उसके प्रत्येक अवयव की रासायनिक प्रवृत्ति समान होगी। शुद्ध पदार्थ की जो प्रत्येक अवयव होंगे, यानी कि वो जिससे मिला है, जिससे मिलके बना हुआ है, वो उसके प्रत्येक अवयव का रासायनिक प्रकृति, यानी कि आप बोल सकते हो केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति क्या होगी, आप सभी याद रखना, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। आप कहेंगे सर ये चीज क्या हुआ, पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा आप हमें ये बताओ कि आप अपने लाइफ में दूध पिए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल पिए हैं। हम लोग को अगर मतलब कैल्शियम की पूर्ति चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो दूध तो एक पोषक आहार के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र आप जरा सा हमें ये बताओ कि दूध को अगर ग्लास के ऊपर से पियोगे आप तो क्या दूध वाला टेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप दूध को गिलास के नीचे वाले भाग से पियोगे तभी तक दूध का टेस्ट आएगा। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, कहीं से भी पिएंगे। अब ये हमारा गिलास है, अब ये हमारा गिलास है, इसमें दूध भरा हुआ, यहां से पिए तो यो हमको दूध का टेस्ट आएगा, यहां से पिए तो भी दूध का टेस्ट आएगा, यहां से पाइप लगा के पिए तो भी टेस्ट आएगा। इसी तरह चाय के साथ है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो हमने यहां पे लिखा कि प्रत्येक अवयव का रासायनिक प्रकृति समान होता है, तो जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो सर आपका किससे बना होता है, तो आप कहते हैं सर उसमें बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं और बेसिकली हम लोग कहते हैं सर वाटर भी होता है, फैट भी होता है। तो मेरे मित्र जो दूध की प्रकृति है वो उसके जो अवयव है, यानी कि अगर हम दूध के कण की बात बोलेंगे तो क्या सभी कण की प्रकृति समान नहीं होगी, कुछ कण की डिफरेंस होगी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहां पे रासायनिक प्रकृति कहने का मतलब यही हुआ कि किसी भी मटेरियल का प्रत्येक
कण का नेचर एक जैसा होगा तो वो हमारा क्या होगा, शुद्ध पदार्थ के रूप में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम लोग दूध को शुद्ध पदार्थ के रूप में कैटेगराइज नहीं करते, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला। अब इसकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहां पे समझ में आ जाएगी। अब मेरे मित्र इसी तरीके से आप ये ध्यान में रखना कि जब भी हम शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल देंगे तो किसका देंगे, शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल के रूप में, शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल के रूप में आप सिर्फ और सिर्फ तत्व और यौगिक का एग्जाम्पल देंगे केमिस्ट्री में। अब आप यहां पे दूध, घी, चाय इन सभी को दरकिनार कर देंगे। शुद्ध पदार्थ के रूप में किसका उदाहरण देंगे, तो सर तत्व और यौगिक क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। मेरे मित्र तत्व की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना कि तत्व के रूप में हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, नियोन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, एटसेट्रा। आप सबों को मालूम है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर, 118। तो जितने भी तत्व हैं दैट्स ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये सब के सब क्या हैं सर, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स केमिकल नेचर इज सेम, मतलब जितने भी किसी भी तत्व के जो अवयवी तत्व होंगे या अवयवी कण होंगे उन सभी की रासायनिक प्रकृति क्या होगी, समान होगी। एंड दैट्स आर मेड अप ऑफ अ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये किससे बना होगा, एक ही प्रकार के कण से बना होगा। अब इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे यौगिक के लिए, कंपाउंड के लिए, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है, तो सर हम H2SO4 लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी H3PO4 लिख सकते हैं, MgCl2 लिख सकते हैं, CaOH2। बहुत सारे कंपाउंड आपके पास अवेलेबल है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे ये जो H2SO4 है ये आपका कैसे बना है, तो हाइड्रोजन और सल्फेट मूलक के रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत बना है, इसीलिए ये हमारा एक प्रकार का पदार्थ है। चूंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मौजूद हैं, दैट्स व्हाई दे आर बिकम्स टू द कंपाउंड। ये किससे बिलोंग्स करेगा, आप कहेंगे कंपाउंड यानी कि यौगिक से बिलोंग करेगा। अब यहां पे भी आप ध्यान में रखेंगे कि H2SO4 के प्रत्येक कण, मान लीजिए आप 1 मोल H2SO4 ले रहे हैं तो उसमें से जितने भी H2SO4 के कण होंगे उन सभी की रासायनिक प्रकृति समान होगी। तो शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब यह होता है साइंटिफिक तरीके से कि वैसे सभी पदार्थ जिसके प्रत्येक अवयवों का रासायनिक प्रकृति समान होगा वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। क्योंकि प्रत्येक अवयव एक ही जैसे होंगे, उसकी केमिकल नेचर एक ही जैसे होगी, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। और शुद्ध पदार्थ के जो भी कण होंगे उन सभी की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी सर, समान होगी। और एग्जाम्पल सर तत्व का दे सकते हैं, यौगिक का दे सकते हैं। बात कर लेते हैं अशुद्ध पदार्थ की, इम्प्योर मटेरियल। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अशुद्ध पदार्थ की जब भी चर्चा करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, तो सर कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों से मिलके बना पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों से मिलके बना पदार्थ क्या कहलाएगा, आप कहेंगे अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। मतलब जैसे ही इंप्योर मटेरियल की बात करेंगे उसमें हमारा जो पदार्थ का कण होगा वो 1 से ज्यादा होगा, यानी कि 2 से भी ज्यादा हो सकता है, मतलब आप कह सकते हो, या फिर 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब कहोगे गुरुजी इसका एग्जाम्पल, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अशुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मिश्रण को रखते हैं, यानी कि मिक्सर को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अशुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल के रूप में ही हम लोग बिलियन को भी देखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन भी क्या होते हैं सर, 2 पदार्थ के कणों का मिश्रण होता है। तो चूंकि बिलियन जो है वो एक तरह से कह सकते हो कि मिश्रण का ही प्रकार हो जाता है, इसीलिए इंप्योर मटेरियल के रूप में हम लोग अशुद्ध पदार्थ के रूप में हम लोग बिलियन को भी क्या करते हैं सर, रखते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो मिश्रण होते हैं ये क्या होते हैं, तो सर मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मिश्रण का प्रकृति समांगी हो सकता है या फिर विसमांगी हो सकता है। समांगी बोले तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। और याद रखिएगा कि सॉल्यूशन की भी प्रकृति क्या हो सकती है, समांगी या विसमांगी हो सकती है। क्या हो सकती है, समांगी या विसमांगी हो सकती है। हालांकि जब हम लोग सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल की बात करते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ट्रू सॉल्यूशन को भी सॉल्यूशन बोल देते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट, अगर हम समांगी की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वैसा पदार्थ या वैसा मिश्रण जिसमें उसके पूरे
जो आपका संपूर्ण सतह है उसमें उसके प्रत्येक कण का गुण समान होगा, समांगी कहलाएगा। और विसमांगी में क्या होगा, तो सर उसके पूरे संपूर्ण भाग में जो पदार्थ के कण होंगे वो असमान रूप से वितरित होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, विसमांगी बोला जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, तो सर क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा था कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भाई मेरे, शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। आप कहेंगे अभी डिस्कस किए हैं तो गुरुजी पहला स्टेटमेंट तो सही होगा, बिल्कुल चला। अब ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। मेरे मित्र आप क्या कहोगे कि गुरुजी अभी ना आप बताए हैं कि शुद्ध पदार्थ में केवल तत्व और यौगिक आएगा, जब मिश्रण की बात करेंगे तो ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत है चला, कि शुद्ध पदार्थ में यौगिक और तत्व आते हैं, मिश्रण नहीं आते हैं। और फिर है शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान रहता है। आप कहेंगे सर इसी पे तो आपने पूरा डिस्कस करा है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब कहा जा रहा है कि निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जाता है। ये तो सर गलत है ना, इसका मतलब ये हुआ कि निकेल के अलावा सभी तत्व शुद्ध पदार्थ है और निकेल अशुद्ध पदार्थ है, ऐसा नहीं है। निकेल भी हमारा तत्व है और ये 118 तत्व में भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निकेल भी शुद्ध पदार्थ होंगे और जितने भी तत्व होते हैं वे सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सही कौन है, तो सर सही एक है और साथ ही साथ हमारा क्या, तो सर 3, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है 1 तथा 2, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर जी। दूसरा ऑप्शन में क्या है 1 तथा 3, आप कहेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर रिवीजन पर्पस से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे तत्व और यौगिक भी आ गया और यहाँ पे मिश्रण, विलयन और समांगी विसमांगी तो आपने बता ही दिया। विलयन मेरे मित्र हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा तत्व और यौगिक के बारे में करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग तत्व की बात करेंगे तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि तत्व शब्द का पहला प्रयोग किसने करा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे तत्व शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने करा। किसने करा, रॉबर्ट बॉयल ने करा। और मेरे मित्र आप सभी ने कई बार तत्व की परिभाषा याद करा होगा कि गुरुजी तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसको किसी भी रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सर, तो उसको हम लोग किसी भी मेथड से टुकड़ा टुकड़ा में बांट नहीं सकते हैं। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो आप ये परिभाषा बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं चेला जी, कि तत्वों को रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये तत्व के लिए एक प्रायोगिक यानी कि आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था सर, लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि तत्व का प्रायोगिक परिभाषा किसने दिया था, आप ध्यान में रखेंगे लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। ये चीजें भी आप ध्यान में रखना। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, तो सर 118। टोटल अगर तत्व की संख्या की बात की जाएगी तो कितनी है, 118। याद रखेंगे कि समानतः तत्व आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे। सामान्यतः तत्व किस अवस्था में देखने को मिलेंगे, ठोस अवस्था में प्रतीत होते हैं या देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो तत्व रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी जो तत्व द्रव अवस्था में होते हैं वो क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला है आपका मरकरी, जो कि आपका मेटल के कैटेगरी से आता है यानी कि धातु के कैटेगरी से आता है। और दूसरा है आपका सर ब्रोमीन, ब्रोमीन जो कि आपका अधातु के कैटेगरी से आता है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु रूम तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, आप कहोगे मरकरी। कौन सा अधातु रूम तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, आप कहोगे ब्रोमीन। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि तत्व का सूक्ष्मतम कण
तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। और साथ ही आप सभी से अगर बात की जाएगी यौगिक की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में, इसी को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, तो क्या कहिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है। क्या कहिएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक की अगर हम लोग बात करेंगे मेरे मित्र, तो आप सभी ने कई बार ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि गुरुजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बना लेता है सर? H2O बना लेता है। तो भाई मेरे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, यहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम और कार्बोनेट की जो मात्रा होगी वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगी। और एक बेस्ट एग्जांपल आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि गुरुजी हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में, यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो आप कहते हैं 1:8 के रेशियो में होते हैं। तो इसीलिए जितने भी कंपाउंड आपको मैंने यहां पे भी बताया है, ये जितने भी कंपाउंड हैं, इन सभी में जो इसके अवयवी तत्व होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि जितने भी यौगिक हम लोग देखते हैं वे सभी आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं। और यौगिक के निर्माण के लिए तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में जोड़ना ही होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं सर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:8 होता है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि यौगिक के बनने के दौरान क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा वाटर बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जहां पे भी यौगिक बन रहा है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी, और यौगिक का बनना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर कभी आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो यौगिक होते हैं उसका गुण उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है? आप कहेंगे सर द्रव है। तो यौगिक जो होते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अवयवी तत्वों से जिससे मिलके वो बना है उससे पूरी तरह से क्या होते हैं सर? भिन्न होते हैं। मेरे मित्र इसी पे आपका एक सवाल आ जाता है यहां पे, मतलब जो आपके एनसीईआरटी से अलग हटके है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर? सवाल आपका ये आ जाता है कि अशुद्ध पदार्थ पहचाने। आपको इस चारों ऑप्शन में से अशुद्ध पदार्थ पहचानना है। पहला है आपका फ्रूट जूस, दूसरा है चीनी का घोल, तीसरा है जल में अल्कोहल, और चौथा है इनमें से सभी। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों से उम्मीद करूंगा, और आप सभी अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि गुरुजी सेशन कंटिन्यू रखिए, सेशन कंटिन्यू रखिए। हमारी तरफ से तो सेशन आपका कंटिन्यू रहता है, लेकिन आपका जो साथ मिलना चाहिए वो साथ नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसी क्या नाराजगी है? मैं चाहूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको चीजें पसंद आ रही है, तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा? तो सर जो हमारा मनोबल है वो बढ़ता रहेगा कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं, इस क्लासेस का डिमांड है और हमें यहाँ पे रेगुलर इस चीज को लेके आना होगा। तो आप सभी भी थोड़ा सा साथ देंगे तभी दोनों लोगों का काम चल पाएगा। तो अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि सर कंटिन्यू रहें, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी कंटिन्यू रहें। लेकिन होता क्या है कि एक दो क्लासेस के बाद जो आपकी मोरालिटी होती है वो डाउन हो जाती है और आप कहते हो सर छोड़ो, पढ़ के क्या फायदा होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जीवन भर तैयारी करते रहेंगे, सफलता हाथ नहीं आएगी। हमें जो कुछ भी करना होगा सर वो इमीडिएटली करना होगा, और जो चीज भी हमें मतलब जरूरत है कि इसको पढ़ना होगा तो वो कहीं ना कहीं खत्म करके पढ़ना होगा। तो इस चीज का आप सभी ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आपको कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर करने से मत चूकिएगा। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ही इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। संक्षारण तथा एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। दूसरा है कि विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, और चौथा है कि विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं?
अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो लोहा में जंग लग जाता है इसके पीछे का कहानी क्या है। तो मेरे मित्र आप सिंपल याद रखिएगा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आपको कांटी दिख रहा है इसको हम लोग नेल बोलते हैं इंग्लिश में, और शुद्ध हिंदी में सर कांटी बोलते हैं। ये जो कांटी में आपको जंग लगा हुआ ये भूरा कलर का दिख रहा है सर, ये रस्ट मतलब इस पे जमा होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। या कोई भी धात्विक पदार्थ है, कोई भी धात्विक पदार्थ है उस पे जो आप कह सकते हो जंग लगता है, तो धात्विक पदार्थों में जंग लगने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संक्षारण यानी कि कोरोजन कहलाती है। और आप सभी को मालूम है कि अगर हम किसी लोह पदार्थ को खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो उस लोह पदार्थ पे क्या होता है, धीरे धीरे एक ब्राउन कलर का लेयर आना शुरू हो जाता है। और ये जो ब्राउन कलर का लेयर आने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। और साथ ही जो ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है इसको हम लोग रस्ट यानी कि जंग कहते हैं। तो यहां पे जो सवाल करा जा रहा है कि लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगने को कहते हैं, तो लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण यानी कि कोरोजन कहलाती है। और जो इस पे जंग लगता है वो कैसे लगता है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे एक अच्छा वाला आयरन है जिस पे जंग नहीं लगा है। अब इसको हमने खुला वातावरण में रख दिया तो क्या होगा कि सर इस पे ऑक्सीजन का भी प्रभाव होगा और साथ ही साथ वाटर का भी प्रभाव होगा। यानी कि अगर वायु हमारा आर्द्र है तो नमीयुक्त वायु में आपका पानी की मात्रा तो रहेगी ही रहेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र क्या होता है कि इस आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के उपरांत इसके ऊपर में एक ब्राउन कलर का या आप कह सकते हो लाल भूरे रंग का परत आते चला जाता है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण और हम लोग क्या कहते हैं, सर जंग लग गया। मेरे मित्र इस रिएक्शन पे आप सभी गौर फरमाना कि ये आयरन है तो आयरन का सिंबल क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी Fe होता है। अब यहां पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिखाई पड़ रहा है आपको, आप कहेंगे सर 2, तो क्या हम इसको O2 के रूप में लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे मित्र वाटर है तो Fe प्लस O2 प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा कि ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे Fe2O3 XH2O बना लेगा, और यही क्या है सर, आपका जंग है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है कि जो लोहा है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ, जो लोहा है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ आपस में अभिक्रिया करता है, और आपस में अभिक्रिया करने के उपरांत अपने ऊपर में एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ाते चला जाता है। और ये जो ब्राउन कलर का लेयर है इसको एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, सरजी जंग बोलते हैं। और ये जो जंग है इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 XH2O होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि जंग लगने में सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जंग लगने में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और यहां पे जो आपका एक बार लोहा में जंग लग गया तो उससे फिर क्या आप ऐसा लोहा प्राप्त कर सकते हो, आप कहेंगे नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, और जो लोहे में जंग लग के परिवर्तन होता है इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पे क्या हो रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। क्या ध्यान में रखेंगे, जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर जी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। तो मेरे मित्र यहां पे जो सवाल करा जा रहा है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण तो कहलाता ही है लेकिन क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे विलयन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा है आपका कि संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लोहे पे जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि लोहे में जंग लगने की जो ये अभिक्रिया देख रहे हैं, लोहे में जंग लगने की जो अभिक्रिया देख रहे हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो भाई मेरे आप सभी ये ध्यान में रखना कि लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है, तो आप सभी कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। और अगर कहीं पे भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है।
और साथ ही मेरे मित्र कभी कभी आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि लोहे पे जंग लगने से लोहे के भार में क्या होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहां पे हम स्टार मार्क देकर के लिख रहे हैं चिला जी कि लोहे पे जंग लगने से लोहे पे जंग लगने से भार में वृद्धि होती है। भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। भार में वृद्धि होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी लोहा पे जंग लगता है तो लोहा तो पूरा एकदम खा जाता है, जंगिया जाता है वो। मेरे मित्र बिल्कुल, लेकिन यहां पे हम जो भार में वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में जानते हैं। और जहां भी अभिक्रिया होगा तो केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। एक्चुअली होता क्या है कि सर जब लोहे पे जंग नहीं लग रहा होता है तो सर ये पूरा फ्रेश रहता है और सिर्फ प्योर मेटल यानी कि लोहा होता है Fe। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो सर जो ऑक्सीजन का भार है और साथ ही साथ जो हम लोग कहते हैं सर H2O उपस्थित है, इन सभी से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के दौरान इसकी जो उत्पाद होती है यानी कि Fe2O3XH2O होती है, इसके मान में क्या होती है सर? वृद्धि होती है। और इस वृद्धि को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको संतुलित भी करते हैं। तो ऑक्सीजन वगैरह के साथ जुड़ने के चलते, ऑक्सीजन के परमाणु भार के चलते सर जो आपका जंग है इसके भार में भी क्या होती है सर? वृद्धि होती है। और इसीलिए रासायनिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं कि लोहे पे जंग लगने से भार में क्या होती है सर? वेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र यहां पे एक चीज आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कि लोहे पे जंग लगना डैश अभिक्रिया है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपकरण, संक्षारण, रेडॉक्स। बताइए कंफ्यूजन है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ऑप्शन में ऑक्सीकरणों मिल रहा है, अपकरणों मिल रहा है, धरफरा के कोनो टिक कर देंगे, बाद में आंसर किया आया तब पता चला सर जी गलत हो गया था। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हमने बोला कि लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो रेडॉक्स कह देने से ही मतलब हो जाता है कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होगा। और जब तक ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में नहीं होगा तब तक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि लोहे पे जंग लगना डैश अभिक्रिया है, तो हम ना तो ऑक्सीकरण कहेंगे, ना अपकरण कहेंगे और ना संक्षारण कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है सर? रेडॉक्स रिएक्शन है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहां पे ये आपका क्वेश्चन 2 का ही इंग्लिश वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझाना है तो हम यहां पे दो टर्म और चर्चा करेंगे आपके साथ। पहला फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? तो दूसरा हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज की। किसकी बात करेंगे? केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। मेरे मित्र आप सभी बस इतना ध्यान में रखना, आप सभी बस इतना ध्यान में रखना कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का गुण नहीं बदलता है। फिजिकल चेंज में मूल पदार्थ का गुण नहीं बदलता है। मूल पदार्थ का गुण नहीं बदलता है। गुण नहीं बदलता है। और साथ ही मेरे मित्र आप ये ध्यान में रखना कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर केमिकल रिएक्शन की बात करी जाएगी तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मूल पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। मूल पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति बदल जाती है। और दूसरा चीज आप सभी ध्यान में रखना कि इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो सर नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसीलिए चला जी इसको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी था। ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तो बोरिंग लग रहा है तो लगने दीजिए। अगर आपको सही मायने में अपकमिंग एग्जाम को फोड़ना है तो कहीं ना कहीं दिवाली, छठ सबको दरकिनार करते हुए आपको बुक से नाता रिश्ता जोड़ना होगा। और जब तक आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट रिवीजन नहीं करेंगे मेरे मित्र, आप क्वेश्चन टकराने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखिए। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो हम लोग दिवाली, छठ सब अच्छे से मना लेंगे और सिलेक्शन के बाद ही कहीं ना कहीं फेस्टिवल भी अच्छा लगता है। और एक चीज तो ध्यान में रखिएगा कि त्योहार कोई भी हो, ये बेसिकली किसका खेल होता है? सर पैसा का खेल होता है। तो हम लोग अगर दिवाली, पढ़ाई छोड़ के दिवाली मनाने भी जाएंगे तो क्या करेंगे सर?
मुंह देखेंगे इसे इसे इसे। तो आप सोचो कि आपको मुंह देखना पसंद है या फिर इसी दिन में, क्योंकि दिवाली तो हर बार आनी है, लेकिन एग्जाम सर हर बार तो नहीं आएगी, हर बार मौका नहीं मिलेगा, 5 साल 4 साल वेट करेंगे तो मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख करके किताब के साथ दोस्ती कीजिए सर, बाकी दुनिया को साइड कीजिए। आपको भले ही थोड़ा लंबा सेशन लगे, लेकिन जो चीजें आप यहां पे देख रहे हैं वो आप ये मानो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप सेशन देख रहे हैं और पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है तो मेरे मित्र ये आपके लिए बेस्ट रिवीजन कंटेंट हो जाएगा, इतना आप मान के चलिएगा। तो बोरिंग वाला चीज अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर चीजों को समझना है, पूरा टोटली रिवीजन करना है, तो आपको समय देना होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन जहां पे भी होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा, और इसीलिए मेरे मित्र जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वे सब के सब केमिकल चेंजेस के उदाहरण होते हैं। आप कहेंगे फिजिकल चेंज का उदाहरण क्या होगा? पेपर को फाड़ दीजिए और फिर आप कहिएगा टेप लगा के जोड़ देंगे, तो फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पेपर का प्रकृति नहीं बदला, लेकिन पेपर को जला देंगे तो आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि सर राख से हम पेपर नहीं बना सकते हैं। भोजन आपके शरीर में पच गया तो क्या वो आपको फिर से मिलेगा? चावल दाल आलू? आप कहेंगे नहीं। तो मेरे मित्र भोजन का पचना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण, आपका ऑप्शन है बी समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, दूसरा है समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तीसरा है बी समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, और चौथा है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र बात की जा रही है सल्फर की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जी इसी को हम लोग गंधक कहते हैं। और बात की जा रही है कार्बन डाइसल्फाइड की, तो सर इसका फॉर्मूला CH2 हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? CH2 लिखते हैं। कहा जा रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण डैश है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो क्या होता है सर? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब सल्फर को इसमें मिलाएंगे तो हमारा एक विलयन तैयार होगा। क्या होगा सर? विलयन तैयार होगा। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन के तैयार होने से इसमें आपको जो प्रकृति दिखाई पड़ेगी वो कैसी? बी समांगी टिंडल प्रभाव दर्शाने वाला, समांगी टिंडल प्रभाव दर्शाने वाला, बी समांगी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाने वाला, और चौथा है समांगी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। आप कहेंगे गुरुजी पहले आप हमें यह बता दो कि ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, अगर हम लोग बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, तो इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और मेरे मित्र इसका बेस्ट उदाहरण आप सभी अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। गर्मी के दिनों में अगर आप सभी अपने घर में सोए हुए होंगे और आपके घर में कोई थोड़ा सा भी वेंटिलेशन में होल होगा या आपके रूफ में थोड़ा सा भी होल है और उससे सनलाइट आ रही है, तो आप सभी देखते होंगे कि उसमें धूल कण आपको तैरता हुआ मालूम पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि जो मतलब सूर्य प्रकाश है वो एक लाइन से आ रहा है। भाई मेरे इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या होता है ये? तो सर टिंडल प्रभाव में जो कण होते हैं, टिंडल प्रभाव में जो कण होते हैं वो आपको मतलब कह सकते हो कि प्रकाश को अवशोषित करके फिर चारों तरफ बिखेरते हैं, और इस बिखरने के चलते आपको प्रकाश की एक लाइन दिखाई पड़ती है, और यही हमारा क्या है सर? टिंडल इफेक्ट है। जैसे आप जंगल में जाओगे, बड़ा बड़ा पेड़ है सर वहां पे, और उसमें ऊपर में छेद है, तो आप देखोगे कि सर वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो आपको विजिबल दिख रहा है। तो जो आपको लाइट की किरणें विजिबल दिखती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर ये धूल कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर उस चारों तरफ बिखेरा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो धूल कण के द्वारा जो प्रकाश के अवशोषित करके प्रकाश की एक लाइन आपके सामने रखी जा रही है वो आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। और मेरे मित्र टिंडल प्रभाव दर्शाने के लिए कण होना चाहिए, अब छोटा सा हो या बड़ा सा हो लेकिन कण होना चाहिए। और याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो है वो बेसिकली किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कोलाइडी सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपका निलंबन के द्वारा क्या किया जाता है सर? टिंडल इफेक्ट को शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण के आकार होते हैं वो क्या होते हैं सर? बड़ा होता है। बड़ा होता है मतलब क्या? आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन से आप कह सकते हो बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं होता कि आपको दिख जाए वो। टिंडल प्रभाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसने खोजा था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सर
समांगी और विसमांगी की, जैसा कि आप सभी ने पीछे के क्वेश्चन में देखा है। तो समांगी को होमोजीनियस बोलते हैं और विसमांगी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और याद रखिएगा मेरे मित्र कि समांगी में जो अवयवी तत्व के गुण होते हैं वो पदार्थ के सभी भागों में समान होते हैं, और विसमांगी में जो अवयवी पदार्थों के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ के सभी भागों में समान नहीं होते हैं। समांगी में क्या होगा, तो सर पदार्थ के कण जो होंगे वो आप कह सकते हो कि सर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले हुए होंगे, जबकि विसमांगी में पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले हुए नहीं होंगे। और याद रखिएगा कि जो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं और सस्पेंशन की बात करते हैं या फिर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन सभी को हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के रूप में डिवाइड करते हैं। मेरे मित्र अगर हम यहां पे बात करें किसकी, सॉल्यूशन की, यानी कि विलयन के गुण की, तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा कि जहां भी सॉल्यूशन बनेगा हमारा दो चीजें होगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा आपका, तो सर दूसरा होगा हमारा सॉल्वेंट, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। और मेरे मित्र याद रखिएगा सॉल्यूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको विलय पदार्थ बोला जाएगा, और सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग विलायक बोलेंगे। मेरे मित्र सिंपल याद रख लेना है कि सर सॉल्यूशन में हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो पदार्थ ज्यादा अमाउंट में है वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जो पदार्थ कम अमाउंट में है वो हमारा सॉल्यूट होगा। ध्यान दीजिएगा कि विलायक का स्पेलिंग विलय से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन में विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, और विलय का जो स्पेलिंग है सर वो विलायक से छोटा है तो सॉल्यूशन में क्या होगी सर, इसकी कम मात्रा होगी। तो मेरे मित्र सॉल्यूशन में ये कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा और ये आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो हम विलयन के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है आपका, तो सर ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज की हम लोग चर्चा करेंगे, या आप कह सकते हो सर ट्रू सॉल्यूशन के बारे में यहां पे डिस्कशन किया जाएगा। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जो हम लोग विलयन की बात करते हैं वो एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि होमोजीनियस नेचर वाला होता है। कैसे, तो आप ध्यान दीजिए ये आप गिलास ले लीजिए, इसमें आप पानी भर दीजिए सर, और इसमें आप चीनी 2-4 चम्मच सर डिसॉल्व कर दीजिए और इसको पूरी तरह से मिला दीजिए, तो आपका शरबत बन जाएगा। आप कहेंगे नींबू निचोड़ देंगे तो सर और ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे मित्र नींबू निचोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जरा सा ये बताओ कि चीनी पानी का घोल जो है उसको आप देखते हो तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, आप कहते हैं कि गुरुजी पूरी तरह से डिसॉल्व यानी कि ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है, और इसी तरह के अनेकों घोल हो सकते हैं जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे विलयन बन रहा है वो चीनी और पानी का है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें विलायक और विलय क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो पानी है वो हमारा विलायक हो जाएगा और जो चीनी है वो हमारा विलय हो जाएगा। अब हम लोग को विलायक और विलय को मिला दिए तो विलयन हमारा बन गया। अब मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि इसके पूरे सरफेस में आपको चीनी के कण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मतलब चीनी के कण पूरी तरह से डिसॉल्व हैं, इसीलिए हम लोग इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, होमोजीनियस कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि इसके कण का जो व्यास होगा वो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर के आसपास होगा, और इसीलिए ये आपको आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है कि जो विलयन होगा ये टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। जो विलयन होगा आपका वो टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। चला जी नेक्स्ट कि छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक बात है कि जब इसके कण हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिल्ट्रेशन से हम कैसे अलग करेंगे। मेरे मित्र विलयन के बारे में आप इतना चीज ध्यान में रखिएगा, साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर विलयन के सांद्रण की बात की जाएगी ना, अगर विलयन की सांद्रण की बात की जाएगी, विलयन के सांद्रण की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात की जाएगी, तो आप बेसिकली ये याद रख लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा कि कहीं कहीं पे ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, तो दोनों चीज होता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा आपके लिए जरूरी है। आप कहोगे कि गुरुजी ये तो हो गया कि जो विलयन होंगे वो समांगी प्रकृति के होंगे, जिसके चलते ये क्या करेगा सर, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। अब मेरे मित्र यहाँ पे निलंबन की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन। और ये अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो आपका कीचड़ वाला पानी होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसका, सॉल्यूशन का। मेरे मित्र कीचड़ वाले पानी में आप क्या देखते हो कि सर धूल कण या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, ईंट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो सर वैसा विलयन जिसमें जो आपका मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो आपको दिखाई पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर,
सस्पेंशन यानी कि निलंबन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि निलंबन की ये प्रकृति होती है कि अगर आप उसको कुछ देर स्थिर रख दोगे तो वो क्या होगा, तो सर उसके जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। सॉल्यूशन की ये प्रकृति नहीं होती, इसीलिए सॉल्यूशन को अस्थायी बोला जाता है, जबकि निलंबन को अस्थायी मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चूंकि इसके कण आपको दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हम लोग इसको विसमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट सर सस्पेंशन शोज द फिनोमिना ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी निलंबन जो है ये टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। निलंबन जो है वो टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और मेरे मित्र जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होते हैं सर, अस्थायी होते हैं। और इसे छानन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम कोलाइडल की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये आपको मतलब दिखने में कैसा होगा सर, समांगी। लेकिन ये होता क्या है, तो आप अच्छा यहाँ पे बिलियन आ गया है, कोलाइडल की बात करना था हमको, बिलियन बिलियन बिलियन। मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट ले आते हैं तुरंत सर। ये चीज नहीं होगा यहाँ पे, होना चाहिए कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन की जब भी हम लोग बात करेंगे चेला जी, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी प्रकृति विसमांगी होगी, लेकिन ये दिखने में कैसा होगा सर, समांगी होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि देखने में, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि देखने में समांगी होगा, देखने में समांगी होगा, लेकिन है क्या चेला, आप कहेंगे लेकिन विसमांगी होता है। क्या होता है, विसमांगी होता है। और मेरे मित्र अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपका जो ब्लड है, मिल्क है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कहा जा रहा है ये एक विसमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसीलिए कोलाइडल विलयन भी क्या करता है सर जी, टिंडल इफेक्ट को शो करता है, यानी कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब मेरे मित्र जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई, तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थाई होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोलाइडी के जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर ये अस्थाई होते हैं, यानी कि इसकी जो नेचर होती है वो आपका क्या होता है सर, स्टेबल वाली होती है। जैसे आप दूध को रख देते हो, मान लो सुबह में आपने दूध लाया और शाम में उसका यूज करोगे, ऐसा आपने देखा है कि सर जो दूध का सॉल्युबल पार्टिकल्स फैट है या वाटर है वो अलग अलग हो जाता है, नहीं। तो इसको हम लोग अस्थाई के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसीलिए तो सर दूध से मट्ठा निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल का हम लोग एग्जांपल देते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडी विलयन के सॉल्यूशन जो होते हैं उसको अपकेंद्रीकरण के माध्यम से क्या किया जा सकता है सर, अलग अलग किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोलाइडी सॉल्यूशन में दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक मिलता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। तो याद रखिएगा कि जब डिस्पर्स्ड फेज की बात की जाएगी चेला, तो हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था, लेकिन उतना हमको प्रक्षेपित प्रावस्था नहीं याद रखना है। सिंपल, जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। और अगर हम बात करेंगे डिस्पर्सन मीडियम की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या कहलाता है सर, सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि कोलाइड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ने अब देख लिया कि जो आपका टिंडल इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ निलंबन और कोलाइड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सॉल्यूशन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण विसमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है एक्चुअली में ये क्या होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये विसमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं।
क्यों? क्योंकि सर कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर के जो कण होते हैं वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं सर, वो उसमें तैरते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण होता है सर वो विषमांगी होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये विषमांगी है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है सर, समांगी जो होगा वो टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि कोलाइडल और सस्पेंशन ही टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विसमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विसमांगी होगा तो जाहिर सी बात है कि पदार्थ के कण इतने बड़े होंगे कि प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करेंगे यानी कि फैलाएंगे। अब नेक्स्ट, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ये दोनों तो और नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के पूरे कंसेप्ट को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसके घोलने पर बनता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वैसलीन में आयोडीन, जल में आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन। क्या होगा इसका आंसर? ये मेरे मित्र आयोडीन का बोतल आप सभी देख पा रहे होंगे। इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं सर? एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, घाव वगैरह को धोने के लिए करते हैं। और याद रखिएगा कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है? तो सर अल्कोहल आपका अल्कोहल में आयोडीन होता है। आयोडीन इन अ अल्कोहल, आयोडीन इन अ अल्कोहल, आयोडीन इन अ अल्कोहल। आप कहेंगे एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब ये हुआ चला कि जो यहां पे अल्कोहल है ये एक्चुअली जो आपका टिंचर है ये आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो जो अल्कोहल है वो किसके तरह कार्य करता है? विलायक के तरह कार्य करता है। किसके तरह? विलायक के तरह। और जो आयोडीन है ये किसके तरह कार्य करता है? विलय के तरह कार्य करता है। तो भाई मेरे आप ये कहोगे कि सर अल्कोहल इन आयोडीन या फिर आयोडीन इन अल्कोहल। आप कहेंगे सर जिसमें जिसको मिलाया जाएगा उसकी प्रकृति को देख के कहेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आयोडीन इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल विलायक के रूप में है और आयोडीन जो है वो विलय के रूप में है। मतलब अल्कोहल सॉल्वेंट है, हमारा आयोडीन क्या है? सॉल्यूट है। क्या कहा जा रहा है कि आयोडीन का टिंचर पुंतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण वाला होता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन? आप कहेंगे नहीं। वैसलीन में आयोडीन? नहीं। जल में आयोडीन? नहीं। अल्कोहल में आयोडीन यानी कि आयोडीन इन अल्कोहल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सोडा वाटर किसका आपका मिश्रण होता है या सोडा वाटर किसमें किसका मिश्रण होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सोडा वाटर में क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सोडा वाटर में किसका काम करता है? सॉल्यूट का काम करता है। मिश्रण में जिसको हम लोग घुलाते हैं वो सॉल्यूट होता है और जो घुलाता है अपने में वो सॉल्वेंट होता है। और जो हमारा वाटर है वो किसके तरह कार्य करता है? आप सभी कहेंगे सर जी सॉल्वेंट के तरह कार्य करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है। अब बहुत सरल ही क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं। अब बताइए समांगी का मतलब आप सभी समझ गए हैं कि गुरुजी वैसा पदार्थ जिसमें उसके अवयवी कणों का गुण प्रत्येक जगह पे समान होगा, समांगी कहलाएगा। ऑप्शन है बर्फ। क्या कहोगे कि सर बर्फ को कहीं से भी तोड़ेंगे इसकी प्रकृति हमें समान मिलेगी, तो बर्फ हमारा समांगी मिश्रण हो गया। बर्फ हमारा क्या हो गया? सर समांगी प्रकृति का हो गया, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र लकड़ी की बात की जा रही है, तो क्या लकड़ी आपको हर जगह पे समान दिखता है? आप कहेंगे गुरुजी नहीं दिखता है। अब नेक्स्ट मृदा, क्या मृदा की प्रॉपर्टीज आपका समांगी होता है? आप कहेंगे सर नहीं होता है। कहीं पे बहुत ज्यादा कंकर पत्थर देखने को मिलता है, कहीं पे फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल मिलती है, कहीं पे सर बालू मिलती है, तो सर ये भी समांगी प्रकृति के होते हैं। अगर हम वायु की बात करेंगे तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू अ होमोजेनियस मिक्सचर। वायु जो होता है ये समांगी प्रकृति का होता है। वायु क्या होता है सर? समांगी प्रकृति का होता है। और इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन की प्रतिशतता की बात करते हैं तो 78% होता है और ऑक्सीजन की प्रतिशतता की बात करते हैं तो 21% होता है और बाकी के अन्य गैस जो होते हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में मौजूद होते हैं।
अब मेरे मित्र यहाँ पे वायु आपका समांगी नेचर का होता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सर वायु आपका किसी इतना सा बोतल में भरा हुआ रहे या सर किसी इतना बड़ा बोतल में भरा हुआ रहे, हर जगह पे आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अन्य गैसेस मिलेंगे। यानी कि वायु के जो कंपोनेंटल फैक्टर है वो आपको हर जगह पे समान मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस बट इट इज कैटेगराइज्ड इनटू अ होमोजेनियस मिक्सर। ये किस कैटेगरी में है, तो सर समांगी मिश्रण के कैटेगरी में है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं, आप कहेंगे बर्फ और वायु। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका 1 और 4। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में है 1 और 3, नहीं होगा। दूसरे में है 2 एवं 4, नहीं होगा। तीसरे में है 1 एवं 4। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, बताइए। अब ये ना होगा आपसे, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि लोह धातु का पिघलना क्या भौतिक परिवर्तन है, आप कहेंगे सर। दूसरा है लोहे में जंग लगना, क्या भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है कि एक लोह छड़ को मोड़ना, क्या यह भौतिक परिवर्तन है। और चौथा है लोह धातु का एक तार खींचना, क्या यह भौतिक परिवर्तन है। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। मैंने आपको क्या बताया कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के जो गुण होंगे वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो अगर हम कहीं पे भी चला जी लोहा को पिघला रहे हैं तो क्या पिघले हुए लोहा से हमको फिर लोहा नहीं मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर लोह धातु का पिघलना क्या होगा, आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि फिजिकल चेंज होगा। और मेरे मित्र लोहे में जंग लगना, आप कहेंगे गुरुजी अभी ना देखे हैं कि रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब एक लोह छड़ को मोड़ना, तो सर छड़ को तो हम मोड़ के रखते ही हैं और मोड़ के रख देंगे, सीधा कर देंगे, इसमें हमारा कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, मतलब ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और लोह धातु का एक तार खींचना, मेरे मित्र लोह धातु सामान्यतः जितने भी धातुएं होती है सर वो क्या होते हैं, तन्य होते हैं। और धातुओं के तन्यता के गुण के चलते ही हम लोग धातु को पतले तार में खींच सकते हैं या खींच के लंबा पतला तार बना सकते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन में 1, 2 तथा 3 है, गलत है। दूसरा में 1, 2, 4 है, गलत है। 1, 3 और 5 मेरे मित्र यहाँ पे एगो आप 4 डाल लो और सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये टाइपिंग का फॉल्ट है, यहाँ पे 1, 3 और 4 होना चाहिए था, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं मेरे मित्र मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स के बारे में भी कुछ जानकारी रखनी होती है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट, जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो we all categorize the element into 3 groups which is known as metal, metal, non-metal, metal, non-metal and metalloid, non-metal and metalloid। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि such a type of material by which electricity and heat are easily passed belongs to the metal। मतलब वैसा कोई भी चीज जिससे विद्युत और ऊष्मा आसानी से पास हो जाता है धातु कहलाता है। जिससे विद्युत और ऊष्मा आसानी से पास नहीं होता है वो अधातु कहलाता है। जिससे थोड़े मात्रा में विद्युत धारा पास होती है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और इसीलिए मेरे मित्र धातु का हम लोग उपयोग चालक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं और अधातु का उपयोग हम लोग कुचालक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। और साथ ही मेटोलाइट का उपयोग हम लोग अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। अब धातु और अधातु के कुछ प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, जो कि बेसिकली इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। अगर धातु की बात की जाएगी तो आप याद रखिएगा कि धातु में धातुई चमक होती है, धातु में तन्य होती है। तन्य बोले तो डक्टाइल, मतलब ये वो गुण है धातु का जिसमें आप किसी भी धातु को खींच करके पतला तार में बदल सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा तन्य धातु किसको बोला जाता है, सोना और चांदी को बोला जाता है। धातुएं आधात वर्धनीय भी होती है, मेलेबल होता है। मतलब क्या कि धातुओं को पीट पीट करके पतला चादर में तब्दील किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा आधात वर्धनीय धातु आपका कौन सा होता है, सोना और चांदी होता है। धातु की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। धातुएं क्या करती है, विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है। जबकि अधातु में
कोई चमक नहीं होती है, अधातु भंगुर होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका धातु होता है इसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातु को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और मेटालाइड सर ये वैसे तत्व होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है, या आप कह सकते हो कि गुरुजी उपधातु वैसे पदार्थ होते हैं जिसकी प्रकृति धातु और अधातु के जैसे होती है। और मेटालाइड का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो सर अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। मेरे मित्र, क्या ये चीजें आपसे नहीं सॉल्व होगा? आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनेगा और जो हमारा मूल पदार्थ है उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो पहला ऑप्शन है लकड़ी का क्षरण, डिकेइंग ऑफ वुड। मेरे मित्र, अगर कोई लकड़ी आपका सड़गल जाता है तो कहीं ना कहीं ये रासायनिक परिवर्तन के रूप में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो लकड़ी सड़ गया उससे फिर हमको जो लकड़ी पहले था वो तो प्राप्त नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, तो सर लकड़ी का क्षरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। मेरे मित्र, अब अगर हम लोग बात करेंगे लकड़ी के दहन की, तो सर लकड़ी का दहन, अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो क्या फिर हम उस जले हुए लकड़ी से पुनः जो लकड़ी था हमारा वो प्राप्त कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, तो सर लकड़ी का दहन भी रासायनिक परिवर्तन होगा। मेरे मित्र, फिर कहा जा रहा है लकड़ी का चीरना, तो लकड़ी के चीरने में कौन सा लकड़ी का भौतिक गुण मतलब रासायनिक गुण बदल रहा है, या कौन सा हमें नया पदार्थ मिल रहा है? आप कहेंगे सर लकड़ी का चीरना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना, अब हम कील अगर ठोक ही दिए, जब जरूरत पड़ेगा तो कील निकाल लेंगे। लकड़ी में कील ठोकने से क्या कोई नया पदार्थ बनता है? आप कहेंगे नहीं, तो सर ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपका रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का क्षरण और लकड़ी का दहन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं। ए प्लस बी अभिक्रिया करके एक पदार्थ ए टू बी बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? उत्पाद ए बी पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। मेरे भाई, आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना होगा? आपको यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंसेस ध्यान में रखनी होगी। किसके बारे में सर? तो सर आपको तत्व और यौगिक के बारे में। ये चीजें मैं यहां पे लगाना भूल गया था, ठीक है। ये तत्व और यौगिक के बारे में आपको, सॉरी यौगिक और मिश्रण के बारे में एक ये छोटा सा डिफरेंस आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि मिश्रण जो है, मिश्रण की अगर हम लोग बात करते हैं, चलो जी मिश्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात में, मतलब दो पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से, दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, किसी भी अनुपात में आपका मिलाने से बनता है। जबकि अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो सर दो पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। दो पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र, जो आपका यौगिक बनते हैं इसमें आपको जो नया पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम होती है। तो पहला गुण इसमें यह कहा जा रहा है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि मिश्रण में आपका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि अगर हम बात करेंगे यौगिक की, तो तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण जो होंगे उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि यौगिक में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे कि चूड़ा का भूजा और दाल मोट तो सब खाया होगा चिल्ला, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। तो चूड़ा का फ्राई हो या भूजा हो, उसमें आप दाल मोट डाल दो तो क्या उसका जो कंपोजिशन है या स्वाद है आपको पूरे भूजा में समान मिलता है? आप कहेंगे नहीं, केकरो में बादाम ज्यादा चल जाता है, केकरो में लंबा वाला जो होता है सर वो ज्यादा चल जाता है, हमारी इसीलिए फंस जाता है। तो मिश्रण जो होते हैं उसमें उपस्थित घटक के जो गुणधर्म होते हैं वो हर जगह पे समान नहीं होते हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअली में वो क्या होता है, तो मान लो कि अगर हम चीनी और पानी मिला रहे हैं तो सर टेस्ट तो चीनी और पानी का ही आएगा, कोई अदर चीज का तो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं।
यहाँ पे घटकों के भौतिक विधि द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के जो अवयव होते हैं उसको भौतिक विधि से बहुत ही सरलता से हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा यौगिक होता है उसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही क्या किया जा सकता है, सर अलग किया जा सकता है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया करके तृतीय पदार्थ A2B बना रहा है। मेरे मित्र, अब ये जो A2B है इसकी प्रॉपर्टीज इससे हमेशा भिन्न होगी और ये क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उत्पाद ए बी पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि इस पदार्थ का गुण जो है इस पदार्थ के गुण से पूरी तरह से भिन्न होगा। और ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ यौगिक में बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और इस पदार्थ को बनाने में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रतिकारक बोलते हैं। तो पहला तो चला गया। अब कह रहा है कि उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। आप कहेंगे यस, हमेशा यौगिक बनेगा, अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा। और तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। भाई मेरे, ये यौगिक ही तो है, और अगर हम इसको यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं करेंगे तो फिर अगर हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर तेसर का स्टेटमेंट गलत है। और मेरे मित्र फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, ये भी क्या है सर, आप कहेंगे गलत है, इस प्रकार का बना उत्पाद एक यौगिक है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब सही नहीं है वो चूज करना है, जो सही है उसको चूज नहीं करना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सही तो सिर्फ उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा यही है, बाकी 1, 3 और 4 सही नहीं है। मेरे मित्र देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 1, 3 और 4 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है कि दो रासायनिक स्पीसीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है, जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। तो XY यहां पे रिएक्ट करके P बना रहा है, जो आपका XY एक कंपाउंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा XY तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सही है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है जो आपने इस सेशन में डिस्कस करा है। क्या कहा जा रहा है कि दो रासायनिक स्पीसीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है। X और Y जो है वो आपस में संयोजित होकर के क्या बना रही है सर, P, और ये जो यौगिक बनेगा वो आपका XY के रूप में होगा। कहा जा रहा है कि X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। X और Y जो आपका इसमें रिएक्टेंट है, इसको सरल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब X और Y दोनों ही क्या है, आप कहेंगे सर ये जो X और Y है ये दोनों तत्व है, और हमको मालूम है कि तत्व को सरल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात किसने बताया था, आप कहेंगे लैवोजियर ने बताया था। तो मेरे मित्र यहां पे आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि X, Y और P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। ध्यान दीजिएगा कि P एक यौगिक है, बिल्कुल सत्य है सर। P एक क्या है, हमारा यौगिक है, और ये XY के रूप में होगा। अब नेक्स्ट, X तथा Y यौगिक है, नहीं, XY रहता तब हम कहते। अब क्वेश्चन में पहले ही कहा जा रहा है कि ये उत्पाद P बनाती है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप सब इतना मानिए कि P हमारा क्या है, एक यौगिक है, और XY क्या है, आप कहेंगे सर तत्व। तो X तथा Y यौगिक है, आप कहेंगे गलत। X तथा Y तत्व है, आप कहेगा सर सही है। P का एक निश्चित संगठन है, बिल्कुल, क्योंकि जब भी यौगिक बनेगा तो उसके अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा उसमें क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 4 भी सही है। तो देख लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि संदर्भ में सत्य है, तो 1 और फिर आपका 3 और 4, 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। दैट्स व्हाई सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो मेरे मित्र कुछ बातों को छोड़ करके आपके इस चैप्टर की जो मुख्य बातें थी, मेरे ख्याल से इस 9 क्वेश्चन के साथ पूरी तरह से आपका रिवीजन हो गया होगा। और अब अगर आपको इस चैप्टर के संबंधित या इसके इर्द गिर्द भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं आप सबों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करने से न चूकिएगा और साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको मन है तो। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।